एक अलग सी दुनिया में प्लैनेट अर्थ 22वीं सेंचुरी में पहुंच चुका था, जहां टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर थी। लोग अब प्लेजर लेने के मामले में सुंदर हो चुके थे और सिर्फ वर्चुअल रियलिटी गेम्स के जरिए ही प्लेजर महसूस कर सकते थे। इसका रीजन सिंपल था। एडवांस्ड वीआर टेक्नोलॉजी ने दिमाग के नर्व्स के इलेक्ट्रिकल फ्लो को दोबारा एक्टिवेट करना पॉसिबल बना दिया था। इतना कि इंसान को ऐसा लगता जैसे वो सच में अपना बॉडी मूव कर रहा हो, जो नर्वस स्टिमुली का रिजल्ट था। अब फिफ्थ जनरेशन आ चुकी थी, जिसमें नर्वस स्टिमुली की स्पीड 100 गुना बढ़ चुकी थी। ये सिर्फ बॉडी और फाइव सेंसेस तक ही नहीं, बल्कि सोच विचार तक पहुंच गया था। इस डिस्टोपियन दुनिया के बीच कहानी का हीरो अपने रूम में एक अजीब सी सिचुएशन में दिखाई देता है। लेकिन ये गलत फहमी जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट किसी और वजह से नहीं, बल्कि फ्री टाइम में गेम खेलने की चाहत से था। ये हीरो एक एक्सपर्ट गेमर है, ली होएन। लेकिन सच कहूं तो वो अब खेलना बंद करना चाहता था। फोर्थ जनरेशन के 10 साल बाद लैबिरिंथ सिटी दुनिया भर में छा गया। फिफ्थ जनरेशन, जिसे द लैबिरिंथ वर्ल्ड कहा गया, 10वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया। ली होएन, जो लैबिरिंथ सिटी के 300 प्लेयर्स में से एक था, रोड्रिगो एलरियो नाम से भी जाना जाता था और रैंक 97 पर था। ऐसा नहीं था कि वो गेम में वीक था इसलिए छोड़ना चाहता था, बल्कि डेवलपर्स ने उसे वापस आने की रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि फ्री हेडसेट तक भेज दिया। जैसे ही ली होयन लैबिरिंथ वर्ल्ड में कनेक्ट होता है, वो कहता है कि वो एक ऑर्डिनरी रैंकर नहीं है। सिस्टम उसका यूजर कोड आइडेंटिफाई करता है और उसे बताया जाता है कि रोड्रिगो का रैंक और पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। सर्वर साइज एक 100 गुना एक्सपैंड हो चुका था, और जैसे ही वो गेम में एंटर करता है, उसे ये फर्क साफ दिखाई देता है। लैबिरिंथ सिटी से कन्वर्ट होने वाले अचीवमेंट पॉइंट्स 1,900,000 से भी ज़्यादा हैं। पहले कैरेक्टर बनाते वक्त उसे सिर्फ 1,97,000 एडिशनल सीपी मिलता है। ये देखकर हीरो शॉक हो जाता है कि सिस्टम इतना कंजूस है, सिर्फ 10,000 पॉइंट्स पर एक सीपी दे रहा है। कंपनी के रैंकरों के साथ ऐसे अनफेयर ट्रीटमेंट से ली होयन डिसअपॉइंट होता है। अभी तक उसने कैरेक्टर क्रिएट नहीं किया, इसलिए सिस्टम उसे चूज करने के लिए कहता है। उसके सामने डिफरेंट कैरेक्टर शीट्स आती हैं। एनहांस्ड सिंपल शीट, अनआइडेंटिफाइड सिंपल शीट, येलो सिंपल शीट एंड लग्जूरियस प्रीमियम एनहांस्ड शीट। ये देखकर हीरो समझ जाता है कि डेवलपर्स ने सिस्टम अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना दिया है। लेकिन ली होयन कभी भी एक बेकार कैरेक्टर क्रिएट करने की गलती नहीं करेगा। वो सोचता है कि मॉडिटर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो 100 दिन तक भी सोचे, उसका डिसीजन वही होगा। वो 1500 सीपी की लग्जूरियस प्रीमियम एनहांस्ड शीट सेलेक्ट करता है और कैपिटलिज्म का शुक्रिया अदा करता है। 3 अरब की प्राइस होने के बावजूद हीरो स्केप्टिकल है, लेकिन वो एक रैंकर होने के नाते अपने कमाए हुए पैसों को स्पेंड करने के लिए तैयार है। सिस्टम उसका सिलेक्शन कंफर्म करता है और उसे कैरेक्टर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। ये करने के बाद उसके पास सिर्फ 197 सीपी बचते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि लैबिरिंथ सिटी में एक और कूल नाम लेना चाहिए, विल्हेल्मीर। नाम चेंज करने के बाद ली होयन सोचता है कि अब उसे पुराने गेम में कमाए हुए पैसों का और भी ज्यादा यूज करना चाहिए। मतलब, वो एक ऑर्डिनरी रैंकर नहीं है। आगे बढ़ते हुए एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। वर्चुअल सिंक्रोनाइजेशन रेट, जो रैंकर होने के लिए ज़रूरी है, वो काफ़ी लो है। पुअर कंट्रोल होने के बावजूद हीरो एक नया रास्ता चुनता है। इरेगुलर, ये नाम उन लोगों को दिया जाता है जो नए तरीके से गेम खेलते हैं। हीरो अपने मन में सोचता है कि दुनिया अब तैयार हो जाए, क्योंकि वो अपनी स्किल्स दोबारा सबके सामने दिखाने वाला है। अब वो डिसाइड करता है कि अपना बचा हुआ सीपी किसी ऐसी चीज पर इन्वेस्ट करे जो अभी रिवील नहीं की गई है। हीरो के चॉइसेस के बाद सिस्टम लैबिरिंथ वर्ल्ड के साथ सिंक्रोनाइजेशन चेक करता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है और सिंक फाइनलाइज हो जाता है। ब्रैम नाम की सिटी में लोग अपने दिनचर्या के काम नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी की मिस्टीरियस और डार्क प्रेजेंस सबका ध्यान खींच लेती है। उसके आर्मर और ब्लैक ऑरा की वजह से लोग डर जाते हैं और पूरा एरिया एक अजीब सी एनर्जी से भर जाता है। उस आदमी के बगल में एक औरत नजर आती है जो आंखों से कांटेक्ट बनाने से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्लैक नाइट उसकी कलाई को जोर से पकड़ लेता है। आदमी उससे बिना शोर मचाए गिल्ड का लोकेशन बताने का हुक्म देता है, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। रोते हुए लड़की कहती है कि वो जो भी कहेगा वो करेगी।
ये सब देखकर आसपास के लोग दिन के टाइम होने के बावजूद ऐसे हादसे से डर जाते हैं, लेकिन साथ ही उस आदमी की शक्तिशाली प्रेजेंस से प्रभावित भी होते हैं। इस तरह कीर गिल्ड का लोकेशन ढूंढ लेता है और उसकी नोटोराइटी एक पॉइंट बढ़ जाती है। दूर से लोग उससे गाली देते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि वो एक कमजोर एडवेंचरर के साथ क्यों चल रहा है, लेकिन आखिर में इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। गिल्ड की तरफ बढ़ते हुए एडवेंचरर्स कुछ छुप छुप कर देखने वाले लोगों से भरी गलियों से गुजरकर ड्रम के स्लम तक पहुंच जाते हैं। इतनी हॉस्टाइल जगह होने के बावजूद कीर अपना कठोर और एग्रेसिव एटीट्यूड मेंटेन करता है और हीरो सिर्फ ये सोचता है कि सब गलत होना कब शुरू हुआ। अचानक ये बंदा जो एक डेमोनिक वर्ल्ड का बॉस लगता है, असल में वो गुलाम है जिसे हीरो ने 1 घंटे पहले कैरेक्टर क्रिएशन के दौरान अपना सारा पैसा खर्च करके बनाया था। प्रोटोगोनिस्ट इम्प्रेस्ड होता है कि उसके पास इतने सारे ऑप्शंस थे और जो कैरेक्टर उसने बनाया उसकी स्किल्स और रेयर ट्रेड्स भी काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। यह पहली बार है जब ली होयन एक जीनियस ट्रेड पा सकता है। साथ ही कैरेक्टर क्रिएशन के वक्त यूनिक इक्विपमेंट और रेयर आर्मर भी ऐड किए गए। अब ये एक कंफर्म बात है कि इस दुनिया के लोग उसे एक वेटन समझेंगे। ली जो कभी भी एक थर्ड क्लास गेमर नहीं बन सकता, ये जानता है कि दुनिया पर राज करने का राज यही है, एक परफेक्ट मिनियन क्रिएट करना और उसे मैक्सिमम तक अपग्रेड करना। सिस्टम मिनियन क्रिएशन प्रोसेस शुरू करता है और ली एक इरेगुलर के रूप में गेम की शुरुआत करता है। कहा जाता है कि जो लोग अमीर होते हैं वो अपने मिनियंस पर सब कुछ खर्च करते हैं। हीरो भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया के टॉप पर पहुंच सके। आज तक सिर्फ एक इंसान ही इस तरीके से सक्सेसफुल रहा है और वो है ली होएन खुद। कुछ देर बाद मिनियन का जनरेशन कंप्लीट होता है और सिस्टम एक वॉरियर सीजर को समन करता है। जैसे ही वो सामने आता है उसकी एक तीखी नजर ही ली को पूरा का पूरा हिला कर रख देती है। जल्दी ही उसका पूरा कैरेक्टर डेटा कंप्लीट हो जाता है। भले ही सीजर डरावना दिखता है, हीरो समझ जाता है कि ये एक मिनियन है जो उसके हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि शायद कस्टमाइजेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। बिना किसी देरी के लैब्रिंथ वर्ल्ड ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम ये हिंट देता है कि नए वर्जन के मिनियंस के पास लॉयल्टी होगी, लेकिन ये लॉयल्टी कम भी हो सकती है। सिस्टम ये भी बताता है कि वर्स्ट केस सिनारियो में मिनियन अपने मास्टर को पहचानना बंद कर सकता है और छोड़कर जा सकता है, जो पुराने गेम सिस्टम में कभी नहीं होता था। अब हीरो को समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चाहे जितना भी वो अपने मिनियन को देखे, वो अभी तक ओबिडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हीरो सोचता है कि अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो इसके कंसिक्वेंसेस उसके लिए जानलेवा हो सकते हैं। तभी एक लड़का जो एक गली के पास छुपा हुआ था उस पर बुरी नीयत के साथ नजर रखता है। बिना वक्त गंवाए वो अटैक करता है और उसकी टांग पर चोट पहुंचाता है। ली जो अपने कर्नो एट्रीब्यूट्स के साथ अटैक रिसीव करता है गिर जाता है और बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाता। ये देखकर सीजर का गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। इस सिचुएशन में जमीन पर गिरा अपने मीनियन की तरफ पीठ किए हुए ली समझता है कि ये वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है, लेकिन तभी वॉरियर उसे सरप्राइज कर देता है। वो सिर्फ अपने मास्टर को उठने के लिए हाथ बढ़ाता है। ये देखकर हीरो अंदर से डर चुका होता है, लेकिन फिर भी एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ मदद लेने से इनकार कर देता है। फिर वो अपने मिनियन पर कंट्रोल यूज करता है ताकि उस लड़के से निपट सके जिसने उस पर अचानक अटैक किया था। कहा जाता है कि कॉजल रिलेशनशिप्स ऑटोमैटिकली कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के मुताबिक एडजस्ट होती हैं। इसके रिजल्ट में विल हेलमीर और कियर का मास्टर मिनियन का रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाता है। ली के एटीट्यूड की वजह से सीजर उसे एक करिश्माई बॉस के रूप में देखता है। इस मोमेंट पर सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि शायद मिनियन अपने मास्टर के बारे में ये सोच रहा है कि मेरा बॉस कितना जबरदस्त है। इस तरह कियर हीरो से एक बैडास वाइब महसूस करता है, लेकिन अगर वो अपनी बैडास ऑरा को मेंटेन नहीं कर पाया तो वर्स्ट केस सिनारियो डेफिनेटली हो सकता है। इस सब को देखते हुए हीरो सोचता है कि शायद अब उसे सब समझ आ रहा है, लेकिन साथ ही ये भी एहसास होता है कि उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी है। सिस्टम हीरो को एक सब्जुगेशन मिशन देता है जिसमें उसे उस गली के लड़के को पकड़ना होता है। यह कहा जाता है कि अगर वह उसे 10 मिनट के अंदर नहीं पकड़ता तो उसके सारे इनिशियल फंड्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इस बात से हीरो को रियलाइज होता है कि जब लड़का उससे टकराया था तब वह उसकी जेब काट चुका था।
जो भी हो रहा है उससे पहले से ही इरिटेट हो चुका ली केजर को लड़के का पीछा करने का ऑर्डर देता है। केजर एक बार फिर अपने बॉस से एक टफ गाय एनर्जी फील करता है और बिना किसी शिकायत के काम पर लग जाता है। अपना ऑर्डर देकर केजर तुरंत छोटे चोर के पीछे भागता है जो हीरो का सामान लेकर भाग चुका था। जैसे ही उसका मिनियन दूर चला जाता है, प्रोटागोनिस्ट सोचता है कि चाहे जो भी हो, उसका मिनियन अब भी काफी डरावना है। इस तरीके से सोचते हुए ली की पर्सनालिटी एडजस्ट हो जाती है ताकि वह डर के जरिए रिस्पेक्ट कमा सके। हीरो लड़की को धमकाता है और कहता है कि उसका मिनियन बहुत ही कॉम्पिटेंट है। ली लड़की को वार्न करता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वह तमीज से रहे, जो लड़की तुरंत समझ जाती है। इसके बाद हीरो डिक्लेयर करता है कि उसे ऐसे इंसान पसंद नहीं जो बिना बात के बकबक करते रहें। अपनी जान बचाने के लिए लड़की अपनी जेब से एक सिक्का निकालती है और उसकी लाइफ के बदले ऑफर करती है। लेकिन यह सिक्का एक कूपर कॉइन होता है जो एक एप्पल तक नहीं खरीद सकता। इस सिचुएशन में ली लड़की को इंटिमिडेट करना बंद करने का फैसला करता है और तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि हीरो का मिनियन चोर लड़के को पकड़ने में सफल हो गया है। प्रोटागोनिस्ट ये सोचता है कि उसके मिनियंस वाकई काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। जो भी काम दिया जाए बिना किसी प्रॉब्लम के कर लेते हैं। लेकिन लड़की जो अब भी डरी हुई है, पूछती है कि क्या इतनी ऑपरेशन ज़रूरी थी जब उसने केजर को लड़के को पकड़ते देखा। अपने मिनियन की तरफ देखकर प्रोटागोनिस्ट को भी समझ आता है कि लड़की क्यों डरी हुई है। चोर लड़का एक रस्सी से बंधा होता है जो सीधे केजर की तलवार से जुड़ी होती है। केजर आके डिक्लेयर करता है कि मैं वापस आ गया। लेबिरिंथ वर्ल्ड सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि वीआर गेम की 5th जनरेशन में जब एक छोटा चोर पकड़ा जाता है तो प्लेयर के पास कई चॉइसेस होती हैं। या तो वह लड़के के सारे पैसे ले सकता है या उससे दोस्ती कर सकता है ताकि उससे मिशंस मिल सकें जिसमें वह सिर्फ वही चीज़ें वापस ले जो चोरी हुई थी। अगर हीरो किसी मिशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो वह सिर्फ लड़के से ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। केजर डिक्लेयर करता है कि बॉस के सामान को छूने और उसे चोट पहुंचाने का पाप करने वाले इस बेकार चोर को एक बेसिक लेसन देना जरूरी था। यह बात सुन के लड़की और भी ज्यादा डरी जाती है, लेकिन हीरो के दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। केजर अपने मास्टर से डायरेक्टली पूछता है कि वह इतना क्यों कांप रहा है और क्या कोई प्रॉब्लम है। ली को याद आता है कि अगर उसने अपनी बॉस लाइक इमेज खो दी तो केजर उसके प्रति कम लॉयल हो जाएगा। तो वो अपना एक्सप्रेशन टफ बनाकर कहता है कि उसका मिनियन अननेसेसरली नॉइजी तरीके से काम करता है, जो केजर को पूरा कंफ्यूज कर देता है। केजर कहता है कि कोई गवाह नहीं है और अगर बॉस को इस बात की चिंता है कि लड़का और ज्यादा बोलेगा तो वह अभी उसका काम तमाम कर सकता है। लेकिन ली अपने एक्ट को कंटिन्यू करता है और कहता है कि लड़के की मौत उसके किसी काम की नहीं। इस बात पर केजर सोचने लगता है कि लड़के को मारने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मिनियन कंक्लूड करता है कि बॉस बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड था। इसलिए वह पूछता है कि क्या बॉस चाहते हैं कि वह चोर के घर का पता लगाए और वहां से सब कुछ लूट ले, क्योंकि सिर्फ ऐसा कुछ ही एक इतने इम्पेटुअस इंसान को सेटिस्फाई कर सकता है। साथ ही मिनियन झुककर अपॉलोजी भी देता है कि उसने प्रोटैगोनिस्ट के असली इरादों को पहले नहीं समझा। लेकिन अंदर से ली काफी सैड होता है क्योंकि जो वह एक्चुअली चाहता था वह सिर्फ लड़के से मिशन लेना था। इस मोमेंट पर विल होम की नोटोराइटी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ केजर को लड़के से 200 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं जो एक इमरजेंसी फंड के तौर पे मिलते हैं, जो प्रोटोगोनिस्ट को सरप्राइज करता है कि लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए। लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसने उस दिन बहुत सारे अमीर लोग देखे थे और बताता है कि जब सिटी के गेट्स खुलते हैं तो नए एडवेंचर्स की भीड़ अंदर आती है। इसका मतलब यह है कि लड़का जिससे भी टकराया उसका इनिशियल पैसा चुरा लिया, चाहे वह प्लेयर्स हों या एनपीसीज, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव बात है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ प्रोटोगोनिस्ट लड़के से पूछता है कि क्या वह आगे भी लोगों से पैसे चुराएगा। जवाब में लड़का कहता है कि वह अब रुक जाएगा। लेकिन यह वह जवाब नहीं था जो हीरो सुनना चाहता था। उसके दिमाग में वह चाहता था कि लड़का एक इमोशनल स्टोरी सुनाए, जैसे उसकी माँ बीमार है या उस पर कुछ गुंडों का प्रेशर है जो उससे ज़बरदस्ती चोरी करवाते हैं। अगर ऐसा होता तो हीरो उसे ट्रबल से निकालने के बाद उसे एक ईमानदार नौकरी दिलाने की सोचता और फिर इसके बदले में कुछ डिलीशियस रिवॉर्ड्स मिलते। लेकिन लड़का कुछ और बोलता उसके पहले ही केजर बीच में टपक पड़ता है। वह लड़के की शर्ट पकड़ के खींचता है, उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ली उससे टैक्स मांग रहा है।
अपनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी की वजह से मिसअंडरस्टैंड होने पर मिनियन चिल्लाता है कि बॉस का ऑर्डर है कि लड़का अपनी चोरी से कमाए हुए 90% प्रॉफिट्स उन्हें दे। लड़का, जो पूरी तरह बात नहीं समझ रहा, फिर भी यही कहता रहता है कि वो कभी दोबारा नहीं चोरी करेगा और माफ़ी मांगता रहता है। ये सुनकर वॉरियर और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसी वक्त जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है, कीर डिक्लेयर करता है कि एक ऐसे चोर का क्या फ़ायदा जो अब चोरी नहीं कर सकता। ये सुनकर लड़का घबरा जाता है और दया की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि वो दोबारा चोरी करेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि ग्रुप को सेटिस्फाई कर सके। ये सुनकर कीर अपना अटैक रोक लेता है और हीरो अपने दिमाग में सोचता है कि ये सब अभी अभी क्या हो गया। इस तरह वो ब्रैड पूरी तरह डर से दबा दिया जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो हीरो को टैक्स देगा। मिनियन को दूसरों पर कंट्रोल करने के लिए नए एट्रीब्यूट्स अनलॉक होते हैं और नए करिश्मा पॉइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि उसे ऐसे करिश्मा की जरूरत नहीं। इस इंसिडेंट के बाद वॉरियर अपने बॉस की तारीफ करता है कि उसने इतने पैसे वाले लड़के को पहचान लिया। वो कमेंट करता है कि उनकी वजह से अब उनके पास 200 एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स हैं। ये सुनकर ली जो कुछ कहने को सोच नहीं पा रहा, बस कह देता है कि जितना पैसा कलेक्ट हुआ है उसका आधा उसके सबो नर्डिनेट्स का होगा। मिनियंस तुरंत थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हीरो नोटिस करता है कि मिनियन की लॉयल्टी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। उसे लगा था कि वॉरियर कुछ ऐसा बोलेगा कि ये तो बॉस की तरफ से सिर्फ एक छोटी सी चीज थी। कुछ देर और चलने के बाद लड़की आखिरकार उन्हें गिल्ड बिल्डिंग तक ले आती है, लेकिन ये बिल्डिंग बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती जैसे एक्सपेक्टेड थी। ली समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, क्योंकि एडवेंचरर्स गिल्ड तो यूजुअली सिटी के सेंटर में एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है। ऊपर से कहा जाता है कि ब्रॉन जैसी सिटी के पास इतने फंड्स होने चाहिए कि प्रॉपर बिल्डिंग्स बना सके, तो फिर सब कुछ इतना रन डाउन क्यों लग रहा है। जैसे ही वो लोग गिल्ड में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर बाहर की तरह ही टेंस होता है। ऐसा लगता है जैसे एडवेंचरर्स आउटसाइडर्स के लिए फ्रेंडली नहीं होते। उनकी एंट्री देखकर सब एडवेंचरर्स उन्हें ब्लेटेंटली घूर कर देखने लगते हैं, जैसे उनके मन में कोई बुरी बात हो। ये देखकर कीर इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, क्या देख रहे हो, मरना है क्या। ये सुनकर प्रोटागोनिस्ट एकदम डेस्परेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वो लड़की की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो उन्हें कहाँ ले आई है। लड़की कैजुअली जवाब देती है, ऑब्वियसली क्रिमिनल गिल्ड में। ये सुनकर हीरो की एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, लेकिन रीसेंट इवेंट्स को देखते हुए उसे लगता है कि अब किसी भी चीज पर सरप्राइज होने का कोई फायदा नहीं। तभी बारटेंडर उनकी तरफ आता है, विजिटर्स का वेलकम करता है और पूछता है कि वो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। हीरो के दिमाग में ऑलरेडी ये बात थी कि ऐसा ही होने वाला है। इस सिचुएशन को देखते हुए कीर अपने बॉस की केयरफुल नेचर की तारीफ करता है। फिर वो कहता है कि जब बॉस को जो चाहिए था मिल चुका है, तो अब वो इस औरत को हटा देगा क्योंकि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं। ली समझ नहीं पाता कि उसका मिनियन इतनी डरावनी बात क्यों कह रहा है, लेकिन उसे पता है कि वो अपने वॉरियर के एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में चाहे मन नहीं कर रहा हो, लेकिन हीरो फिर से अपनी मेलियन पर्सनालिटी में चला जाता है और अपने मिनियन को बुलाता है। वो कहता है कि वो ब्रैट जो पहले था, उसने कई क्राइम्स कमिट किए थे। अगर उसे हटा भी दिया जाए तो शायद अथॉरिटीज ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यही बात इस औरत पर लागू नहीं होती। अगर सिविलियंस को टारगेट किया गया तो अथॉरिटीज जरूर उनके पीछे आएंगी, और फिलहाल हीरो किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। इसलिए ली अपने वॉरियर से पूछता है कि क्या उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कीर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझ जाता है कि ये रिस्पॉन्स वैसे ही है जैसे एक्सपेक्टेड था। एक तेज चीख मारकर वॉरियर लड़की को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत उनकी नजरों से गायब हो जाए और दोबारा उनके सामने कभी ना आए। ये सुनकर लड़की अपनी जान बचाने के लिए बिना पीछे देखे गिल्ड से भाग जाती है। ली अंदर से उसके लिए काफी बुरा महसूस करता है। ये लड़की दूसरी लड़की है जिसके लिए हीरो को सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है। पहली वो डार्क गेमर थी जिससे उसने अपनी पास्ट लाइफ में मिलना बंद कर दिया था। शायद वो कभी दोबारा ना मिले, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक बार फिर बार अटेंडेंट न्यू कमर्स से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं और क्या वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। कीर कंफर्म करता है कि हाँ, वो ज्वाइन करना चाहता है और ली कैजुअली उसके साथ फॉलो करता है। बारटेंडर कीर की पर्सनालिटी देखकर एक कमेंट करता है, आने वाले दिनों में गलियों में खून बहेगा। फिर बारटेंडर वार्न करता है कि गिल्ड ज्वाइन करने का प्राइस 5 गोल्ड कॉइन्स है।
लेकिन क्योंकि नए आने वाले लोग यूजुअली सिर्फ एक गोल्ड कॉइन लेकर आते हैं, वो न्यू कमर्स को तुरंत निकलने के लिए कह देता है। इसलिए कियर टेबल पर कई गोल्ड कॉइन्स फेंकता है जो उसने इनिशियल फंड्स और लड़के की लूट से इकट्ठा किए थे। जब बारटेंडर देख लेता है कि न्यूकमर्स के पास अब रिक्वायर्ड पैसे हैं, तो वह उन्हें एक वुडन प्लैक देता है जो उनकी पहचान के लिए यूज होगी। ये देखकर कियर लॉजिकली इरिटेट हो जाता है कि ऐसी छोटी सी चीज इतनी महंगी कैसे हो सकती है, और बारटेंडर से क्वेश्चन करता है कि क्या वह उसके बॉस को लूटने की कोशिश कर रहा है। जब बैंडिट से सुनते हैं कि वह छोटा लड़का एक्चुअली ब्रूट का बॉस है, तो उनकी मोराल पड़ जाती है और वे इस अनयूजुअल सिचुएशन पर विश्वास नहीं कर पाते। फिर बैंडिट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में ये आदमी किसी वीकलिंग का कर्ज चुका रहा है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शायद लड़का कुछ अलग ही तरीके से इम्प्रेसिव है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि लड़का ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। शायद वह बस एक नोविस होने का नाटक कर रहा हो। लेकिन जब सब लोग चिल मार रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं और हंसी मजाक चल रहा होता है, तभी कीर अचानक एक टॉकर के पीछे दिखाई देता है। जैसे ही वह आदमी एक बड़े आदमी की प्रेजेंस महसूस करता है, वह डर से तुरंत मुड़ता है और समझने लगता है कि हो क्या रहा है। लेकिन ली का मिनियन उसे रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं देता और एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर मार देता है, जिससे वह गिर जाता है और उसका मुंह खून से भर जाता है। इतनी डिसरिस्पेक्ट देखकर कीर बैंडिट्स को धमकाने लगता है जो उसके मास्टर के बारे में गॉसिप कर रहे थे। वह कहने लगता है कि ये जगह उसे इरिटेट कर रही है और अब उसे गिल्ड के सारे नालायक लोगों को खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर पूरा प्लेस एकदम टेंस हो जाता है और तुरंत सारे बैंडिट्स उठ खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उनमें से कई लोग लगेंगे। इस मोमेंट पर लीजोर से चिल्लाता है अपने मिनियन को रोकने के लिए, ताकि वह कोयल और बेवकूफ़ी न करे। वह समझाता है कि स्लम का अपना एक रूल है। ऐसे प्लेस पर रूल्स का रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। तो चाहे उसकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो, कियर सिर्फ अपने बॉस की इज्जत में ये कुमोशन रोक देता है। वह बैंडिट को वहीं जलील हालत में छोड़कर बारटेंडर की तरफ मुड़ता है। बारटेंडर के सामने कीर पूछता है कि और कोई मसला है क्या। ली कहता है कि अब जब वे यहाँ आ ही गए हैं तो कोई काम चाहिए जो रिवॉर्ड दे सके। ये सुनकर बारटेंडर क्रिमिनल गिल्ड की कमीशन लिस्ट पर लगी रेस्ट्रिक्शन हटा देता है, ताकि नए लोग भी काम कर सकें। अब कुछ नए मिशंस ऐड किए जाते हैं। राइट हंटिंग, जिसमें 100 राइट टेल्स कलेक्ट करनी होंगी, एक डेटर बिल से पैसे वसूलने का काम, और एक पेट्रोल मिशन जिसमें क्रिमिनल्स की मदद करनी होगी ताकि वे बिना पकड़े गए अपने क्राइम्स अंजाम दे सकें। लेकिन ली को ये मिशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि रिवॉर्ड्स बहुत कम है और कंप्लीशन का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अपने ऑप्शंस कंसिडर करते हुए ली को सिर्फ एक मिशन सही लगता है, जंक शॉप ओनर से इंटरेस्ट कलेक्ट करना जिसने अब तक टैक्स नहीं दिया है। ली डिसाइड करता है कि वह रूटीन मनी कलेक्शन करेगा और पूछता है कि बिल की जंक शॉप कहाँ है। बारटेंडर कहता है कि वह एक गाइड प्रोवाइड करेगा, लेकिन गाइड जिसका नाम होयन है, बिना पैसे लिए काम नहीं करेगा। अपने हाथ एक्सटेंड करके पेमेंट मांगता है और बताता है कि वह ऑलरेडी गिल्ड का काफ़ी पैसा देने में पीछे है। होयन क्लियरली कह देता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, क्योंकि ये गिल्ड का रूल है। यह सुनकर ली डिसअपॉइंटेड महसूस करता है और सोचता है कि ये गिल्ड सिर्फ लोगों का सब कुछ चूसने में एक्सपर्ट है। कुछ देर बाद वॉरियर्स स्लम मार्केट पहुंचते हैं और होयन के पीछे चलने लगते हैं जो उनका गाइड है। रास्ते में कियर कहता है कि उसके बॉस ने सचवे एक बॉस जैसा काम किया है, क्योंकि अब वह बिल की जंक शॉप से सब कुछ लूट लेगा और बेच देगा। लेकिन ली समझ नहीं पाता कि उसका मिनियन क्या कह रहा है, और उसे पता होता है कि अगर उसने उसे अपनी मर्जी चलाने दी तो वह कोई और मुसीबत खड़ी कर देगा। इसीलिए प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि इस बार उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना होगा और अपने मिनियन से कहता है कि अच्छे डिसीजंस ले। आखिरकार हीरोज बिल की जंक शॉप पहुंच जाते हैं और होएन अंदर जाकर उनका स्वागत करता है। शॉप के अंदर जाने के बाद प्रोटोगोनिस्ट को लगता है कि ये जगह जंक शॉप नहीं, बल्कि महंगी और रीयूजेबल चीज़ों से भरी है। नए विजिटर्स को देखकर बिल उठकर उनका स्वागत करता है। वह कहता है कि लड़के की अपीयरेंस देखकर उसे डाउट हो रहा है कि वह जंक बेचने आए हैं, तो वह डायरेक्टली पूछता है कि क्या वे गिल्ड से हैं। बिल आगे बढ़कर विजिटर्स को हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन
होयन उससे कह देता है कि अपने हाथ पीछे रखे और ये कमेंट करता है कि ये बंदा जानबूझकर अपने हाथ नहीं धो रहा। ये सुनकर कीर अपना हाथ होयन के कंधे पर रखता है और उसे तुरंत निकलने के लिए कहता है। फिर एक डायबॉलिकल स्माइल के साथ मिनियन कहता है कि वह स्लम के रूल्स का नहीं, सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स का रिस्पेक्ट करेगा। यह देखकर होयन धीरे से हीरो से पूछता है कि वह इस ब्रूट के रिएक्शन पर क्या कहना चाहता है, लेकिन ली बिना कोई जवाब दिए उसे बस चुप रहने के लिए कह देता है। फिर कीर बिल के गंदे हाथ थाम लेता है और जंक शॉप का मालिक कहता है कि उसे इस आदमी से मिलकर खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे वॉरियर उसके हाथ को और ज्यादा जोर से दबाने लगता है, जब तक कि बिल दर्द से कराहने न लगे। ये देखकर कीर उस आदमी का मजाक उड़ाता है जो पहले उससे मिलकर खुश था और अब दर्द से चीख रहा है। ज्यादा देर तक इतने स्ट्रॉन्ग प्रेशर को झेलने के बाद बिल आखिरकार गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि ये शक की नज़र से देखा जाने वाला और कर्जों में डूबा जंक शॉप ओनर बिल इन हालातों में मर चुका है। ली अपने मन में पैनिक करने लगता है क्योंकि उसका मिनियन सिर्फ एक हैंडशेक से ही एक एनपीसी को मार चुका है। जंक शॉप ओनर की मौत के साथ प्रोटैगोनिस्ट को सिस्टम से 350 कोल्ड इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं। वापस बैंडिट्स गिल्ड में कियर सारे कॉइन्स टेबल पर फेंकता है जो उन्होंने कमाए थे, जिसे देखकर बारटेंडर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ली एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने जंक शॉप या उसके अंदर की चीज़ों को टच भी नहीं किया, इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बारटेंडर की है कि वो इसे कैसे हैंडल करे। इस केस में बारटेंडर कहता है कि यहाँ और कुछ सेटल करने की ज़रूरत नहीं है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि क्रिमिनल गिल्ड का रूटीन मनी कलेक्शन मिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हीरो को 2 सिल्वर का रिवॉर्ड मिलता है, जो टोटल मिलाकर 350 गोल्ड और 2 सिल्वर हो जाता है, प्लस 10 गिल्ड कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। लेकिन गिल्ड रिसेप्शनिस्ट सस्पिशियस हो जाता है और सीजर को बिना पलकें झपकाए घूरने लगता है, जैसे एक नॉन वर्बल कोल्ड वॉर चल रही हो। ली सोचता है कि ये समझना लॉजिकल है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक सिंपल मनी कलेक्शन मिशन पर भेजा गया था और वो वापस एक आदमी को मारकर उसके सारे पैसे लेकर लौट आए हैं। फिर बारटेंडर कमेंट करता है कि ऐसा लगता है जैसे हीरो को अभी लैबिरिंथ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये वर्थ है कि बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ का यूज किया जाए। इस पर कियर रिप्लाई करता है कि बॉस चाहते हैं कि चीजें ऐसे चलें तो किसी और रीजन की जरूरत नहीं है। होयन, जो अब कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहता है, बॉस से क्वेश्चन करता है कि आखिर उसने ऐसे मिशन का चॉइस क्यों किया जो सिर्फ वीकलिंग्स के लिए था। इस केस में ली एक्सप्लेन करता है कि ज्यादा मिशंस उसकी इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं थे, जिसे सुनकर बारटेंडर थोड़ा इरिटेट हो जाता है। पूरे सीन को देखकर आदमी फाइनली डिसाइड करता है कि वो नए लोगों को डायरेक्टली प्रमोट कर देगा, क्योंकि उनके पास अब बहुत पैसा है। लेकिन वो वार्न करता है कि प्रमोशन फी 10 गोल्ड है, जो कि 2 लेवल्स का होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है हीरोज के लिए जो ऑलरेडी पैसों से भरे हुए हैं। इसके बाद बारटेंडर फाइनली उन लड़कों को उनके ऑफिशियल गिल्ड मेंबर बैजेस देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये बैजेस मैजिक से बने हैं, जो हर मेंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल गिल्ड के थ्रू स्पेशल स्किल्स भी मिल सकती हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि स्किल्स लेने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होने चाहिए और विजिलेंटेस इन बैजेस को पहचान लेते हैं, इसलिए उन्हें छुपा के रखना बेटर होगा। सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हीरो बैजेस लेने की कोशिश करता है और बारटेंडर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन बारटेंडर उन बैजेस को हटा लेता है और कहता है कि फिलहाल वो सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। ली को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बारटेंडर एक्सप्लेन करता है कि नेम्स और डिटेल्स को बैजेस पर लिखने में टाइम लगता है, लेकिन ली इस बात से पूरा इरिटेट हो जाता है। ये समझकर कि अब एटमॉस्फियर टेंस हो गया है, बारटेंडर कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था और फिर अकोमोडेशन के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली सीजर की पर्सनालिटी की वजह से चीज़ें इतनी आसानी से नहीं निपटेंगी। वो रिसेप्शनिस्ट का शर्ट पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा एगिटेटेड हो जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बारटेंडर एक्सप्लेन करता है कि गिल्ड के अकोमोडेशंस फ्री हैं, लेकिन वॉरियर कहता है कि उसे ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और चिल्लाता है कि उसका एक्शन इस वजह से है क्योंकि इस आदमी ने उसके बॉस का मजाक उड़ाया। एक बार फिर
प्रोटोगोनिस्ट का मिनियन उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और इस मोमेंट पर ली नहीं चाहता था कि चीज़ें ऐसे जाएं। गुस्से से भरा हुआ कीर कहता है कि अगर एक प्रॉपर फॉर्मल अपॉलॉजी बॉस को नहीं मिली तो आज ही इस आदमी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस धमकी के सामने बारटेंडर घबरा के पूछता है कि क्या वॉरियर हद से ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन कीर अपनी कन्विक्शंस को अच्छी तरह जानता है। फिर वो अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार करता है जो बार काउंटर को तोड़ देता है और गिल्ड के अंदर एक गहरी धूल उठती है। जब वॉरियर रिसेप्शनिस्ट का शर्ट पकड़ के रखता है, तभी सारे बैंडिट्स गिल्ड से भागना शुरू कर देते हैं। समझ जाते हैं कि अब यहां सीन बिगड़ने वाला है। बारटेंडर एक बार फिर माफी मांगता है और कहता है कि उसे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन कीर ऑर्डर देता है कि वो उससे नहीं बल्कि उसके बॉस से माफी मांगे। तो बहुत ज्यादा डरा हुआ बारटेंडर प्रोटेगोनिस्ट से माफी मांगता है, लेकिन हीरो का मिनियन ये क्वेश्चन करता है कि रिसेप्शनिस्ट की सिंसियरिटी का साइन कहाँ है। इस वजह से बारटेंडर काउंटर के नीचे से 100 गोल्ड कॉइन्स निकालता है और कहता है कि चाहे ये थोड़े कम हो, लेकिन प्लीज एक्सेप्ट कर लो। अनएक्सपेक्टेडली प्रोटेगोनिस्ट को 100 गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसका मिनियन आदमी पर प्रेशर डाल रहा था। ली पॉजिटिव सरप्राइज होता है कि सिर्फ एक अपॉलॉजी के बदले इतना पैसा मिल गया, जो काफी प्रॉफिटेबल लगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन मिनियन अपने मास्टर के इंटेंशंस को गलत समझ लेता है। वह बारटेंडर पर और प्रेशर डालने लगता है कि और कुछ चीजें भी अपॉलॉजी के रूप में। तो यह देखकर हीरो पैनिक कर जाता है क्योंकि उसका मिनियन सच में पागल है। हीरो से भी ज्यादा बारटेंडर अपनी लास्ट एक्ट में कुछ और ऑफर करने का फैसला करता है। तो वह काउंटर के नीचे से एक लंबी तलवार निकालता है जो 3 स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज वाली एक मैजिकल क्लास की वेपन होती है। तलवार हाथ में लेते ही हीरो समझ जाता है कि यह एक डिसेंट वेपन है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ और एज दोनों हैं। यह बिना छुए ऑब्जेक्ट्स को कट कर सकती है। कहा जाता है कि यह स्वॉर्ड लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी से ही कट कर सकती है, जो क्लोज कॉम्बैट के लिए एक जबरदस्त वेपन है। इस चीज पर सबका ध्यान प्रोटैगोनिस्ट पर चला जाता है, जो अब स्वॉर्ड को टेस्ट कर रहा होता है। अच्छी तरह देखने के बाद ली हल्की सी स्माइल के साथ एक लो मरमर करता है, लेकिन एक बार फिर उसका सबो नर्डिनेट सिचुएशन को गलत समझ लेता है और पहले से भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट कंफ्यूज होता है, लेकिन रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि कियर एक कदम आगे बढ़कर तलवार निकालता है और क्वेश्चन करता है कि यह आदमी इतनी घटिया चीज देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ लीड एस्पिरेशन के पीक पर होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब उसका मिनियन क्या चाहता है, जबकि वह पहले ही सेटिस्फाइड था। इस केस में वॉरियर कहता है कि रिसेप्शनिस्ट को उसकी जगह दिखाने का टाइम आ गया है। आखिरकार वह एक तलवार का ऐसा वार करने की तैयारी करता है जो सिर्फ बारटेंडर ही नहीं बल्कि पूरी गिल्ड की स्ट्रक्चर को भी खत्म कर देगा। लेकिन बारटेंडर पर वॉर होने से पहले ही एक स्वॉर्ड उसका अटैक रोक देती है। फिर एक पिंक हेयर्ड लड़की गिल्ड के ऊपर वाले गेट से आती है और पूछती है कि यह सब शोर शराबा किस बात का है। उसके सामने एक पावरफुल आदमी देखकर वह कहने लगती है कि उन्हें डिस्टर्ब मत करें और उसका इंसल्ट भी करती है। इस केस में लड़की जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे उसने कोई पागल इंसान गिल्ड में देख लिया हो। फिर वह उस आदमी का नाम पूछती है जो अपने आप को कीसर बताता है। फिर प्रोटैगोनिस्ट का मिनियन उस लड़की का नाम जानना चाहता है और वह अपने आप को रॉयल हाइनेस लीना के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। यह सुनकर सब लोग प्रोटैगोनिस्ट की तरफ देखने लगते हैं, जो इस एग्रेसिव मिनियन का बॉस है। अपने मन में हीरो सोचता है कि एक पावरफुल लूनाटिक के सामने इस तरह से बात करना मतलब मौत को बुलाना। फिर कीर लड़की का दोबारा इंसल्ट करता है और कहता है कि यह उसकी लास्ट वार्निंग है कि वह उन्हें डिस्टर्ब न करे। लड़की फिर से हंसती है और पूछती है कि जब वॉरियर को उसका नाम जानना ही नहीं था तो उसने पूछा ही क्यों। इसके बाद प्रोटैगोनिस्ट समझ जाता है कि उसका मिनियन लड़की को 2 बार वार्निंग दे चुका है। सीजर के सेटिंग्स के हिसाब से यह माना जाता है कि वह पहले भी किसी बड़ी बैटल से गुजर चुका है और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। यह फैक्ट है कि अगर वॉरियर हेजिटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये लड़की नॉर्मल नहीं है। शायद वह वॉरियर से भी ज़्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड है। ये बात भी हो सकती है कि ये लड़की गिल्ड की एक सुपीरियर मेंबर हो जो इस बिल्डिंग में रहती है। जब प्रोटेगोनिस्ट और क्लोजली एनालिसिस करता है तो वह देखता है कि लड़की की रिएक्शन स्पीड भी काफ़ी हाई है।
कियर के पास 20 स्ट्रेंथ और 10 एजिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में उसे काफ़ी फास्ट बनाता है। इस वजह से कोई उसे स्लो नहीं कह सकता। लेकिन एजिलिटी सिर्फ स्पीड नहीं होती, ये डायनामिक विजुअल एक्टिविटीज़ और रिफ्लेक्सेस से भी रिलेटेड होती है। अगर कोई आदमी, एक नॉर्मल इंसान, जितनी स्पीड से मूव भी करे लेकिन उसकी एजिलिटी हाई हो, तो उसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि वह एक वाइटल पॉइंट वाले अटैक को अवॉइड कर सके। पूरी सिचुएशन एक मेस बन चुकी थी, क्योंकि हीरो नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से पंगा ले। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह था कि अगर अब वह पीछे हट गया तो उसका मिनियन उसके प्रति लॉयल नहीं रहेगा। तभी ली क्यूरियोसिटी में लड़की का नाम पूछता है कि ये लूसी थी या लीना, क्योंकि नर्वसनेस में उसे याद नहीं था। लड़की का नाम कंफर्म होने के बाद ली लीना से एक क्वेश्चन पूछता है। अगर एक स्टोर असिस्टेंट कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए स्टोर रिस्पॉन्सिबल होता है या असिस्टेंट? ये सुनकर लड़की समझ जाती है कि हीरो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। इस वजह से वह एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई एम्प्लॉय मिस्टेक करे और कस्टमर उसे पॉइंट आउट करे तो एक्सपेक्टेड चीज़ सिर्फ एक सिंसियर अपॉलजी होती है। इनएविटेबली लीना हीरो के पॉइंट से एग्री करती है। तो इस मोमेंट पे वो अपनी तलवार निकालती है, पिछले गिल्ड के एम्ब्लेम्स पर वॉर करती है और उन्हें अपने हाथ में ले लेती है। एक स्माइल के साथ वो कहती है कि उसने सुना था कि ये दोनों सिल्वर एम्ब्लेम के बारे में बात कर रहे थे, जो इसका मतलब है कि ये लोग ऑफिशियल गिल्ड मेंबर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो क्वेश्चन करती है कि ये लोग कस्टमर्स बनने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए ये लोग ऑफिशियल गिल्ड मेंबर्स नहीं बल्कि सिर्फ टेम्पररी मेंबर्स हैं। इस केस में वो पूछती है कि क्या लड़के समझते हैं कि वो सिर्फ यूजलेस एम्प्लॉयज़ की तरह हैं, जो बस फ्लोर्स और विंडोज़ क्लीन करते हैं। ये सुनकर ली उसकी परफेक्ट लॉजिक से इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन इस तरह एक्सपोज होने से प्रोटैगोनिस्ट की प्राइड हर्ट होती है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि ये फाइट एंड तक ले जाएगा। गर्ल के रिस्पॉन्स में ली लीना को एक बैग दिखाता है जो पैसों से भरा होता है और पूछता है कि क्या उसने कभी किसी बेकार एम्प्लॉय को 500 सोने के कॉइन्स से ज़्यादा के साथ देखा है। इतना पैसा देखकर लड़की स्पीचलेस और इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो कमेंट करती है कि इतने पैसों से तो वो अपनी खुद की शॉप खोल सकता है, उसे किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। गिल्ड की कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ली एक्सप्लेन करता है कि उसने दूसरों के लिए काम करना इसलिए चूज किया क्योंकि बड़ी शॉप्स को हमेशा पता होता है कि कैसे ऑपरेट करना है। कंक्लूजन में हीरो कहता है कि ये एक्सपीरियंस एक ऐसी विजडम है जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। ये बात लीना के दिल को छू जाती है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड होकर लड़की कहती है कि उसको ये बात पसंद आई। उसे याद आता है कि कीर ने उसे बॉस बुलाया था, तो वो हीरो का असली नाम पूछती है। हीरो रिस्पॉन्ड करता है कि उसका नाम विल्हेम मेयर है और लीना और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसका नाम भी काफ़ी कूल लगता है। इस मोमेंट पे लड़की की आंखें चमकने लगती हैं और वो कहती है कि उसे प्रोटैगोनिस्ट और भी ज़्यादा पसंद आने लगा है। फिर अपनी तलवार सीजर की तरफ पॉइंट करके लीना कहती है कि अब वो लड़के के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये सुनकर बारटेंडर डेस्परेट हो जाता है, क्योंकि लड़की ब्रांच की प्रोटेक्टर होने के बावजूद अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देती है। जाते जाते आदमी उसे धमकाने लगता है कि ये डिसीजन लेने के बाद उसके साथ सब ठीक नहीं होगा। लेकिन लीना कॉन्फिडेंट है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उस आदमी की तरह नहीं बल्कि स्मार्ट और कॉम्पिटेंट है, कोई जो ब्रांच मैनेजर का फेवरेट है। इसके बाद लड़की वहां से चली जाती है और बारटेंडर एक हेल्पलेस कंडीशन में पहुंच जाता है। अब जब वहां और कोई नहीं बचा जो उसे रोके, कीर क्रिमिनल गिल्ड के शॉप असिस्टेंट को मार डालता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि सीजर की नोटोरायनिटी 10 पॉइंट्स बढ़ गई है और विल्हेम मेयर की नोटोरायनिटी 20 पॉइंट्स। दूसरी तरफ ली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वहां क्या हो रहा है। कीर आदमी को मारने के बाद अपने बॉस से कहता है कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करे। थोड़ी देर पहले लड़की गिल्ड के अटैक में एक बोरिंग आफ्टरनून स्पेंड कर रही थी। क्रिमिनल गिल्ड के इडियट्स सिर्फ वो ड्रिंकिंग और बेटिंग में लगे हुए थे, डार्क ह्यूमर वाले जोक्स मार रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी लड़ने के मूड में नहीं था। लड़की सोच रही थी कि वो यहाँ सिर्फ इन बैंडिट्स की प्रोटेक्शन के लिए बैठी है, जो उसके लिए एक बेकार का काम था। अगर गिल्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो कभी ये काम करने की सोचती भी नहीं। तभी कीजर ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया जब उसने अपनी तलवार से काउंटर को तोड़ दिया। इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट से सरप्राइज्ड होकर लड़की ने देखा कि एक फाइट शुरू हो चुकी थी। उस वक्त
कुछ लोग जमीन पर फेंक दिए गए थे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कियर वो वॉरियर था जिसे लड़की ने इस पूरे कंफ्यूजन का रूट कॉज देखा। ये आदमी एक अनशेकेबल ब्लडलस्ट एक्सूड कर रहा था और सारे वर्मिन की पिटाई कर रहा था। फिर कीर बारटेंडर को फोर्स करता है कि वो उसके बॉस से माफी मांगे, ना कि उससे। ये देखकर लीना और भी क्यूरियस हो गई कि आखिर ऐसा कौन है जो इसके जैसा इंसान का बॉस हो सकता है। लड़की ने रूम में इधर उधर देखा, लेकिन उसे सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान दिखा जो थोड़ी थकी हुई आंखों और पुराने कपड़ों में था। सरप्राइजिंगली यही इंसान उसका बॉस निकला। इस मोमेंट पर रिसेप्शनिस्ट ने हीरोज को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए अपॉलजी के रूप में, लेकिन बॉस का रिएक्शन लड़की की इमेजिनेशन से परे था। उसने एक डिससैटिस्फैक्शन वाली शक्ल बनाई, जैसे उसे मिली रिवॉर्ड उसे पसंद नहीं आई हो। जब शॉप असिस्टेंट ने तुरंत एक अच्छी स्वॉर्ड उठाई, तब भी बॉस का रिएक्शन बियॉन्ड इमेजिनेशन था। उसकी शक्ल एक क्रूएल एक्सप्रेशन दिखाने लगी, जो कह रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतनी घटिया स्वॉर्ड दिखाई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस वजह से ली का मिनियन अपने बॉस का एक्सप्रेशन देखकर उस आदमी को पनिश करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेता है जिसने उन्हें इतनी बेकार स्वॉर्ड देने की हिम्मत की थी। लेकिन इसी मोमेंट पे लेना ने डिसाइड किया कि उसे इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गिल्ड असिस्टेंट को मारना सुसाइड करने के बराबर है। इस वजह से उसे पता था कि उसको इंटरवीन करना ही होगा, और जो ज़रूरी था वो किया, ताकि सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। उस वक्त लेना काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो स्टन हुई थी जब हीरो ने दिखाया कि उसके पास 500 सोने के कॉइन्स हैं। लेकिन जब प्रोटैगोनिस्ट ने उस विजडम की बात की जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती, तब लड़की को यकीन हो गया। एक स्माइल के साथ वो एक्साइटेड थी कि उसके कॉन्विक्शंस लड़के के बारे में सही निकले, और जब ये सब कुछ हो चुका था तो उसने डिसाइड किया कि वो और इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि उसे अब यकीन था कि विल्हेम अपनी थकी हुई आंखों के साथ भी एक इमेंस पोटेंशियल रखता है। लेकिन सच ये था कि प्रोटैगोनिस्ट गेम्स में बिल्कुल बेकार था, और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट भी काफ़ी पुअर था, जिस वजह से उसकी आंखों में ये इरेगुलरिटी आई थी। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। कीर का बोल्ड स्ट्राइक एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट क्रिएट करता है, क्रिमिनल गिल्ड के शॉप असिस्टेंट की मौत। कहा जाता है कि अगर गिल्ड बदला लेने के लिए बाउंटी लगा दे तो ली का वॉरियर भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। यानी कि जो प्लान्स थे कि द लेबिरिंथ वर्ल्ड में नॉर्मली खेला जाए, वो अब बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन हीरो सोचता है कि हमेशा से सब कुछ ऐसे ही था, और शुरू से ही यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इस मोमेंट पर ली अपने मिनियन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसने हमेशा वही किया जो उसका मन चाहता था, और ये भी पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने गलत क्या किया। इस पर कीर कहता है कि उसे समझ आ गया कि सिर्फ एक असिस्टेंट को मारना मास्टर के गुस्से को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं था। इस वजह से वो कहता है कि उसे असिस्टेंट की फैमिली के पीछे भी जाना चाहिए। एक जोर से हंसने के बाद ली का मिनियन अपने इस डिसलॉयल एक्ट के लिए माफ़ी मांगता है। इस पर रिस्पॉन्स में लेना वापस अटिक से नीचे आती है और कमेंट करती है कि ली का बॉस सच में एक मॉन्स्ट्रस इंसान है। वो कहती है कि उसने आज तक किसी को इतना कोल्ड ब्लडेड नहीं देखा। ली समझता है कि उसके सामने जो लड़की है वो एक पावरफुल गिल्ड मेंबर है, और ये भी कंसिडर करता है कि शायद वो हेडक्वार्टर्स में जाकर यहाँ होने वाले इवेंट की रिपोर्ट करने वाली है। इस वजह से कीर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये लड़की एक ऑब्वियस बात बोल रही थी। वो कहता है कि उसका बॉस इतना पावरफुल है कि वो एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ली इस तारीफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और चाहता है कि उसका मिनियन ऐसे बातें करना बंद करे, क्योंकि अगर ये सब चलता रहा तो उसे एक पागल आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब लड़की मिनियन की बातें सुनती है तो उसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और वो गिल्ड के एटिक से नीचे उतर जाती है। फिर वो अपनी तारीफ करती है और कहती है कि वो सिर्फ 16 साल की है, अपनी लाइफ के प्राइम फेज में है, और उसके पास वीआईपी मेंबर प्रोटेक्शन स्किल्स हैं। साथ ही वो एक अच्छी असैसिन भी है। इसके अलावा उसका क्रिमिनल गिल्ड के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि वो एक असैसिन है जो फ्यूचर में एक क्यूट और लवली लड़की बनने की उम्मीद रखती है। इस बात पर वो एक्साइटमेंट के साथ कियर से पूछती है कि क्या उसे नहीं लगता कि उसके पास वो सभी टैलेंट्स हैं जो उसके बॉस को चाहिए। जो कुछ भी लड़की ने कहा, उसमें से प्रोटैगोनिस्ट को जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चुभ गई वो थे क्यूट और लवली
वाले एडजेक्टिव्स। जो कुछ भी लड़की ने कहा, उसको अब्जॉर्ब करने के बाद ली उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने अभी क्या कहा है। लेना बिना किसी हेजिटेशन के एग्री करती है। फिर वो सीजर की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि शायद उसे अब समझ आ गया होगा कि ये साइलेंट होमिसाइडल मैनियक एक बॉस जैसे ली को क्यों फॉलो करता है। इस केस में प्रोटैगोनिस्ट समझता है कि उसके आसपास सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग लोग हैं, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी जानना नहीं है। जैसे कि उस मैनियाक ने कहा था, बॉस एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात लड़की के इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगती है। अपनी तलवार उठाकर लेना कहती है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन वाकई में इतनी इनक्रेडिबल होने वाली है तो ये इस बोरिंग क्रिमिनल गिल्ड से 100 गुना कूल होगी। इस वजह से आसेसिन लेना इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है, लेकिन वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसे रिक्रूट करने की एक फिक्स्ड फी है। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट एकदम सीरियसली कहता है कि उसके पास उससे देने के लिए कुछ भी नहीं है और लड़की को जो चाहिए वो खुद ही लेना पड़ेगा। इस एटीट्यूड को देखकर लड़की और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि आज से वो बॉस की सेकंड मिनियन होगी। सिस्टम नोटिफाई करता है कि ये एक बड़ी एसेंशन है, क्योंकि हीरो ने एक असैसिन को अपने मिनियन के रूप में एक्सेप्ट किया है और उसे स्पाइकर स्टेटस में प्रमोट किया है। इस वजह से उसके करिश्मा में 3 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट होता है, साथ ही कियर की लॉयल्टी भी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। लेकिन हीरो ये बात समझ नहीं पाता, क्योंकि उसने लड़की से रूड बिहेवियर किया था, लेकिन फिर भी वो खुश थी। इस मोमेंट पे ली के ग्रुप में एक पागल होमिसाइडल मैनियक और एक असैसिन शामिल हो चुके हैं। मतलब उसने अभी अभी एक फीमेल सीजर अक्वायर किया है। गिल्ड से निकलने के बाद हीरोज ब्रम स्क्वायर पहुंचते हैं। वहां ली का मिनियन अपने बॉस से पूछता है कि क्या वो अजीब लड़की इस सिचुएशन को लेकर ठीक रहेगी। प्रोटैगोनिस्ट को याद आता है कि एस्टैब्लिशमेंट से निकलने से पहले लड़की ने उससे बता दिया था कि उसने उसका चेहरा ऑलरेडी मेमोराइज कर लिया है और कहा था कि वो उन्हें बाद में ढूंढ लेगी। ली बस अपने साथी से कहता है कि इस बात को भूल जाओ, क्योंकि उसका ऐसे चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो लड़के ने अब तक कुछ खास नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी एक्सॉस्टेड महसूस कर रहा है। जब उसने क्रिमिनल गिल्ड में ये वॉर जैसा बिहेवियर देखा, तो उसे ये क्लियर हो गया कि वो एडवेंचर गिल्ड में भी अपनी तलवार घुमाएगा और बोलेगा कि वो ट्रबल ढूंढ रहा है। इस सब का कंक्लूजन एक डेड एंड है, क्योंकि ली का कैरेक्टर डिसअपेयर हो जाएगा और सीजर के साथ उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। एक मिनियन जो $300 मिलियन का वर्थ रखता है, ली जानता है कि वो बस खड़े होकर नहीं देख सकता कि जो उसने 10 साल रैंकर मनी में लगाए वो बस एक रैंडम एनपीसी का फेस बन जाए उसके मास्टर के लिए। क्या ली के पास उससे पूछने के लिए कुछ है? ये सुनकर हीरो पैनिक में आ जाता है और कोई जस्टिफिकेशन ढूंढने लगता है अपनी स्टेयर का, जब तक उसकी नज़र एक छोटी लड़की पर नहीं पड़ती जो ब्रुम के लोगों के बीच रो रही होती है। इस वजह से प्रोटागोनिस्ट अपने मिनियन से पूछता है कि क्या उसे भी वो रोती हुई लड़की दिख रही है, और कीर कहता है कि हाँ, दिख रही है। इस केस में हीरो उस लड़की को देखकर कीर से पूछता है कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है एक वॉरियर के लिए। तो वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन जल्दी ही एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। एक इविल एक्सप्रेशन के साथ वॉरियर पूछता है कि क्या उसका क्रूएल बॉस चाहता है कि वो उस लड़की को एक स्विंडलर बना दे। लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट था जो ली चाहता था। लेकिन उसे ये समझ आ गया कि उसका मिनियन एक विकेट पर्सनालिटी रखता है। इस केस में हीरो क्लियरली कहता है कि वो अपने इंटेंशंस की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूछ रहा है कि उसका मिनियन वाकई में क्या करना चाहता है। इस वजह से कीर सोचना शुरू करता है कि वो सच में क्या चाहता है, और जब वो दोबारा रोती हुई लड़की की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि उसका ओपिनियन थोड़ा अलग है। इस वजह से वॉरियर कमेंट करता है कि ये एक छोटी सी चीज़ है और इसमें कुछ करने का कोई फायदा नहीं, और वो हीरो के साथ वापस चल पड़ता है। बाद में एक लॉन्ग वॉक के बाद मेन ग्रुप ब्रूम के इमेंस एडवेंचर्स गिल्ड तक पहुंचता है। अंदर जाने पर बहुत सारे प्लेयर एल्व्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, और ये सब देखकर प्रोटैगोनिस्ट को समझ आता है कि ये लेवल का चेंज सच में सूरियल है। कीर अपनी तरफ से कहता है कि क्यों अननेसेसरीली लॉन्ग लग रही है, लेकिन ली बस उससे चुप रहने और लाइन में लगने के लिए कह देता है। ये बोलने का तरीका थोड़ा रूड होता है, लेकिन फिर भी मिनियन इसे बुरा नहीं मानता। इस केस में हीरो सोचता है कि शायद अब उसे ये समझ आ रहा है कि उस मैनियाक को हैंडल कैसे करना है। बैकग्राउंड में कुछ एडवेंचरर्स आपस में बात करते हैं कि ये जो लड़का बिगिनर्स के कपड़ों में है, उसने एक टेरिफाइंग वॉरियर को बस ऑर्डर दे दिया
और स्पेकुलेट करने लगते हैं कि शायद ये बंदा कोई प्रिटेंड कर रहा है कि वो नया है। ये सब चैटर सुन के वॉरियर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ये पसंद है जब लोग उससे डरते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट इन्फॉर्म करती है कि रजिस्टर करने का चार्ज एक कोल्ड है। जब सब कुछ पे हो जाता है, लड़की एडवेंचरर का आईडी दिखाती है जो लैबिरिंथ सिटी ऑफ ब्रूम में यूज किया जा सकता है। ली पूछता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए रिसेप्शनिस्ट पोलाइटली कहती है कि आईडी रिटर्न करने से पहले उसमें एक ब्लड का ड्रॉप डालना होगा। फिर वो समझाती है कि स्टेटस विंडो की इंफॉर्मेशन अपीयर होगी और इंटीग्रेटेड सिस्टम उसके बेसिस पर स्टेटस, स्किल्स और ट्रेड्स एनालाइज करेगा। इसके बाद क्लास एक्विजिशन प्रोसेस होगा जिसमें सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड क्लास सजेस्ट करेगा जो स्किल कैलकुलेशंस के बेसिस पर डिसाइड होगी। इस बात को सुन के कीर जोर से चिल्लाता है और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है। वो सबको अलर्ट करता है कि अब उनकी बेकार आत्माएं बॉस की रियल कैपेबिलिटीज देखने के लिए तैयार हो जाएं। ये सब एक अनसीन रेड पॉकेट वॉच के साथ होता है, लेकिन हीरो अंदर से बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड महसूस करता है। चाहे वो बाहर से कुछ दिखाता नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपना ब्लड इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी। इस अनकंफर्टेबल और टेंस एटमॉस्फियर की वजह से ऐसा लगने लगता है कि एडवेंचरर्स अब हीरो से डरते हैं, जो अब अपनी इवैल्यूएशन के लिए तैयार है और अपनी उंगली काट कर ब्लड गिराता है। कहा जाता है कि शायद ये इस वजह से था क्योंकि ली के पास 4 फिक्स्ड स्टेटस थे जो मीडियोकर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन एंड में जो सबसे ज्यादा मैटर करता था वो था इंसान का स्टेटस और उसका करिश्मा। इस वजह से लड़का इमोशंस में बहने लगता है और अपनी खुद की पोटेंशियल से डरना शुरू कर देता है। हीरो ये सोचता है कि एक बंदा जो उसके जैसा है, जो अपने जैसे मिनियन को कमांड कर सकता है, वो ऑलरेडी एक एडमायरेबल बात है। इस केस में एक क्लास उसे और भी एनहांस करेगी। तो अपना ब्लड पॉकेट वॉच में डालने के बाद प्रोटैगोनिस्ट अपने ऑप्शंस देखने का डिसीजन लेता है। कैलमली वो देखता है कि गिल्ड रिसेप्शनिस्ट सिस्टम ओपन करती है ताकि ऑप्शंस शो हो सकें, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ली के ऑप्शंस सिर्फ स्विंडलर, कॉन आर्टिस्ट और आर्म्ड रॉबर जैसे क्लासेस तक सिमट गए थे। ये देखकर ली को समझ नहीं आता कि ऐसे बेकार क्लासेस उसके पास कैसे आई। हीरो से ज्यादा कियर इस बात को नोटिस करता है और ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। जब हीरो का मिनियन अपने मास्टर की क्लास ऑप्शंस देखता है तो उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और ली पैनिक मोड में चला जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अगर उसकी क्लास ऐसी रही तो एक बॉस के रूप में उसकी अथॉरिटी गिर जाएगी। सोचने के लिए रुककर प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसने लैबिरिंथ वर्ल्ड में आने के बाद क्या क्या किया। उसने एक सिविलियन को धमकाया, एक क्रिमिनल पर अटैक किया और एक एनपीसी को मार दिया जो एक जंक शॉप का मालिक था। ये सब सीजर ने किया था, लेकिन बदनामी ली के नाम पे आई। इस केस में लड़के को समझ आता है कि वो बहुत केयरलेस रहा है और ये तो ऑब्वियस था कि ऐसा कुछ होगा। आखिर में वो कॉर्नर्ड हो गया, लेकिन तभी कियर अनएक्सपेक्टेडली अपने मास्टर की क्लासेस से सेटिस्फाइड लगता है और कहता है कि ये क्लासेस ली के लिए सही है। ली एक पल के लिए समझ नहीं पाता कि ऐसा रिएक्शन क्यों आया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद क्लास ऑप्शंस बदल जाती हैं। हीरो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्लासेस क्यों चेंज हो गई, जबकि कियर एडवेंचरर्स के सामने अपने मास्टर की ग्रेट पोटेंशियल की तारीफ कर रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड इंफॉर्मेशन यूज करता है लिस्ट कंप्यूट करने के लिए, लेकिन अगर बेसिक स्टेटस के अलावा एक्स्ट्रा चीजें कैलकुलेट की जाएं तो एनालिसिस थोड़ा डिले होता है। आखिर में हीरो समझता है, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि नए ऑप्शंस भी नॉर्मल क्लासेस जैसे नहीं लग रहे। तभी कीर इंटरवीन करता है और कहता है कि एक ग्रेट बॉस के पास एक ग्रेट मिनियन होना चाहिए, और क्योंकि वो ली का इकलौता मिनियन है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मानता है। प्रोटागोनिस्ट उसे चुप रहने को कहता है तो वॉरियर समझ जाता है कि उसका बॉस किसी एडवाइस का मोहताज नहीं है, क्योंकि चॉइस तो ऑब्वियस है। इसलिए वॉरियर प्राउडली हंसने लगता है जब हीरो बॉस क्लास चूज कर लेता है। प्रेशर में सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि बॉस क्लास हाई अथॉरिटी कैटेगरी में आता है और करिश्मा का यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कमांड करता है। साथ ही जितने स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे उतना ही स्ट्रांग बॉस भी होगा।
क्लास की ओवरवेलमिंग करिश्मा की वजह से प्लेयर अपना इन्फ्लुएंस लैबिरिंथ के हर कोने तक फैला सकता है। आखिर में सिस्टम बताता है कि प्रोटोगोनिस्ट ने ऐसे फीट्स अचीव किए हैं जो एक नॉर्मल एडवेंचरर के लिए अनइमेजिनेबल होते। उसने अपनी स्किल्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है। गिल्ड से निकलने के बाद ली अपने मिनियन से पूछता है कि उसकी क्लास क्या दिख रही है। कियर एक्सप्लेन करता है कि वो एक सिंपल किलर है। हीरो की नज़र में यह क्लास सच में कियर के लिए बेस्ट सूटेड थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। वॉरियर उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन ली अंदर से इंडिग्नेंट महसूस करता है क्योंकि ये कोई तारीफ नहीं थी। बाद में एडवेंचरर्स गिल्ड हॉल में वॉरियर्स के बीच कई लोग गिल्ड बेंचेस पर बैठे होते हैं। कियर उन्हें इंटिमिडेट करता है और कहता है कि उन्हें खुद को रियल लकी समझना चाहिए कि वो यहाँ हैं। तभी उनमें से एक जोर से चिल्लाता है, एफ हिम। हीरो दूसरी तरफ नहीं समझ पाता कि वो एडवेंचरर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद हीरो का मिनियन अनाउंस करता है कि जो लोग अच्छे रीजन के साथ यहाँ से निकलना चाहते हैं उन्हें माफ़ी मिल सकती है और जीने का एक मौका दिया जाएगा। डोमन का ये एटीट्यूड प्रोटैगोनिस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रेस कर देता है, इसलिए ली सिचुएशन को कैल्म डाउन करने की कोशिश करता है और वॉरियर को याद दिलाता है कि उसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तभी कीर कहता है कि उसे याद है और वो अपनी एक्शंस के लिए सॉरी बोलता है। फिर कहता है कि वो अभी तुरंत इसे सही करेगा और प्रॉमिस रखेगा कि वो एडवेंचरर्स को जिंदा छोड़ देगा। ये सुनकर हीरो और ज्यादा वरीड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ आता कि वॉरियर अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। साथ ही उसे ये भी पता है कि अगर उन्होंने वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो एडवेंचरर्स गिल्ड के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स उन्हें शांति से जीने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ली सोचता है कि शायद उसका मिनियन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने किलर क्लास चूज की है। कहा जाता है कि किलर्स ऐसे बीइंग्स होते हैं जो जितनी ज्यादा जान लेते हैं उतने ही स्ट्रांग बनते हैं। इस केस में कीर अपने एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट मेनिया को प्रूव कर रहा है, लेकिन यह सरप्राइजिंग नहीं है कि उसे यह क्लास पसंद आई। लेकिन बिना किसी वजह के लोगों को मारना अभी से शुरू करना एक ऐसी चीज है जो सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए प्रोटैगोनिस्ट मिनियन के प्रॉमिस को क्वेश्चन करता है कि वो सच में एडवेंचरर्स को जिंदा छोड़ने वाला है या ये सिर्फ एक झूठ है। अपनी जान बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट में एक एडवेंचरर एक मनी बैग निकालता है और कहता है कि वो उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया था। कीर पूछता है कि उसमें कितना पैसा है, तो बंदा कहता है कि एक सिल्वर कॉइन और 30 कॉपर कॉइन्स हैं। इस बात को कंसिडर करते हुए वॉरियर कमेंट करता है कि लोग यूजुअली अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि वो सेफ रहे, लेकिन वो ये दावा करता है कि अगर पैसा उसके पास रहा तो ये किसी सिंपल बैंक से ज्यादा सेफ होगा। उसकी ये हरकत एडवेंचरर्स को बिल्कुल स्पीचलेस कर देती है और ली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है जब उसका मिनियन इतनी बेशर्मी से दिन के उजाले में चोरी करने की कोशिश करता है। तभी वो एडवेंचरर, जो अपनी पूरी मेहनत की कमाई खो देने के लिए तैयार नहीं था, जल्दी से भागने लगता है। लेकिन जाने से पहले ही उसकी पीठ में एक डैगर लग जाता है। कीर उसकी बेपरवाही पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो सिर्फ अब भीख मांगने नहीं आया। साथ ही वो दावा करता है कि उसने अपने प्रॉमिस के मुताबिक उस आदमी की जान नहीं ली क्योंकि उसके दिमाग में जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। एडवेंचरर जमीन पर गिर जाता है बिल्कुल बेहाल अवस्था में और आसपास के वॉरियर्स डर जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये किस्मत उनकी भी हो सकती है। इस सब के बीच हीरो सोचता है कि अब देर हो चुकी है। अगर किसी भी वॉरियर को बिना छोटी चोट के जाने दिया तो वो तुरंत गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देगा। फिर सीजर के क्राइम्स का राज खुल जाएगा और ली और कीर एडवेंचरर्स गिल्ड में एंटर करने से बैन कर दिए जाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सामने खड़े सभी पोटेंशियल दुश्मनों को दबा दिया जाए। ली अपनी स्पेशल चरिज्मा स्किल एक्टिवेट करता है और सोचता है कि उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि सब लोग इतने डरे हुए होंगे कि गिल्ड को कुछ बताने की सोच भी नहीं सकेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्किल डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देती। कियर ये समझ जाता है कि उसका बॉस बोर हो रहा है, इसलिए वो फिर से एडवेंचरर्स को इंटिमिडेट करने के लिए उठता है। अपनी तलवार उन बेकार लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए वॉरियर डिक्लेयर करता है कि उन्हें सिर्फ एक मौका दिया जा रहा है उसके बॉस का बोर्डम दूर करने का। अगर वो इसमें फेल हुए तो हर एक को यही मार दिया जाएगा। इस डरावने अनाउंसमेंट के बाद काफी एडवेंचरर्स डेस्परेट हो जाते हैं।
लेकिन उनमें से दो लोग एक दूसरे की तरफ सीरियस नजर से देखते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि अब क्या करना है। उनमें से एक जो ब्लॉन्ड है अपने साथी से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मेल्प बताता है। इस केस में पहला लड़का मेल्प से एक अजीब सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है कि घोड़ा फोन बूथ में क्या करने गया था? ये अजीब सवाल सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि इसका आउटकम क्या होगा। मेल जब जवाब नहीं दे पाता तो ब्लॉन्ड लड़का प्राउडली कहता है, घोड़ा वहां प्रैंक कॉल करने गया था। पूरे हॉल में कुछ सेकंड्स तक पूरी शांति छा जाती है, क्योंकि जोक इतना शेमलेसली बेकार था कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाता। कीर गुस्से से फट पड़ता है, क्योंकि उसका बॉस ऐसे जोक्स पर कभी नहीं हंसता। ब्लॉन्ड लड़का अब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये बेस्ट जोक था जो उसके दिमाग में था। लेकिन वॉरियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमेंट करता है कि आदमी ने अपना मौका वेस्ट कर दिया। तलवार उठाकर वो एडवेंचरर की जान लेने ही वाला होता है और कहता है कि जो भी उसके बॉस को अंडर एस्टिमेट करेगा उसे मरना पड़ेगा। लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ली जोक सुनकर जोर से हंसने लगता है और पूरे इन्वायरमेंट का टेंशन खत्म हो जाता है। चाहे जोक प्रिडिक्टेबल था, लेकिन हीरो सोचता है कि यह काफी फनी था और उसे मजा आया। लेकिन यह रिएक्शन उसके मिनियन की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट था। कियर अपने बॉस की रिएक्शन को अजीब समझता है। ली भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसका मिनियन खुश है या नहीं। आखिर में हीरो रियलाइजेस करता है कि वो खुलकर हंस भी नहीं सकता और कंप्लेन करता है कि ये दुनिया उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इस सब को कवर अप करने के लिए ली कहता है कि जोक बिल्कुल भी फनी नहीं था, लेकिन वो ये भी समझता है कि चाहे वो हंसे या नहीं, कीर उन एडवेंचरर्स को वैसे भी मार ही डालता। उसके बाद हीरो और भी जोर जोर से हंसने लगता है, तालियां बजाते हुए, और उसकी हंसी ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग लाफ में बदल जाती है। अनएक्सपेक्टेडली कीर अपने बॉस की तरफ देखता है और एडवेंचरर्स से कहता है कि उसने अपने बॉस को इतना जोर से हंसते हुए पहली बार देखा है। फिर वो एडवेंचरर्स की तारीफ करता है कि उनका जोक्स का टैलेंट काफी अच्छा है। वो उठता है और डिक्लेयर करता है कि अब सबको ये समझ आना चाहिए कि वो क्या कहने वाला है। वो कहता है, अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसे अपनी ताकत से लेना पड़ेगा। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की है जो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। जो अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। 3:15 और ये गेम अभी बस शुरू हुआ था।